हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज हमारा मोल कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने जो इतनी मेहनत की है फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में बहुत मेहनत की है कि किस तरीके से चीज़ों को हमें निकालना होता है। उन सभी चीज़ों का निचोड़ जो कि शुरुआत में देना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हो, एक बार जब ट्रिक देख लोगे तो उसके बाद लेक्चर्स को देखोगे नहीं। यही कारण है कि मैं उसको लास्ट लेक्चर में लेके आया हूँ, दैट इज जिसको हम बोलते हैं ट्रिक फॉर मोल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये है कि आपने जो इतनी मेहनत करी है, जो अपने इतना कीमती समय दिया, इतनी मेहनत की है, उस समय को और अच्छे से मजेदार तरीके से करते हैं, आपको पता ही चलेगा जो इतना किया है ना, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं। इन एक्चुअल में जितना कठिन आपको दिखाया गया था, जितना आपको लग रहा था कैलकुलेटिव है, इन एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। आज के इस लेक्चर के जरिए आप समझ जाओगे मोल कॉन्सेप्ट करना कितना आसान होता है, कितनी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। चलिए बस स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त को गवाए हुए। समझिए, देखो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास वेट होगा या आपके पास बेटा होगा वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम। इन एक्चुअल में मैंने आपको मास के तरीके से सिखाया था कि आप मोल निकाल सकते हो, लेकिन वॉल्यूम के जरिए भी हम मोल को मतलब निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में मोल निकालना होता है तो बहुत आसान होता है कि जो वॉल्यूम आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा है उसको डिवाइड करना होता है 22.4 यानी कि 22.4 लीटर से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने किया नहीं था तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 11.2 लीटर ऑफ H2O यानी कि मेरे पास एक कंटेनर है। अभी तक हमने मास वाले पढ़े थे, अब एक वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कितना वाटर है, 11.2 लीटर। तो मुझसे पूछता है बताओ आखिर इसके अंदर कितना मोल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मोल निकालने के लिए सेम वही गिवन वॉल्यूम कितना दिया है 11.2 और मोलर वॉल्यूम कितना दिया है 22.4। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 मोल यानी कि इसके अंदर कितना मोल पानी होगा, हाफ मोल होगा। अब आप सोचोगे सभी के लिए 22.4, बिल्कुल सभी के लिए 22 यानी कि जितनी भी गैसेस होती है STP कंडीशन, यहां पर कंडीशन क्या रहती है STP। कौन सी कंडीशन रहती है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जब रहेगा तब आप क्या यूज करोगे 22.4 लीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 22.4। तो ये फॉर्मूला रहता है मोल निकालने के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में। मास के टर्म्स में मैं पहले करा चुका हूं। मास के लिए क्या यूज करते हो आप, गिवन मास जो भी दे रखा होगा उसको डिवाइड करते हो किससे, मोलर मास से डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो, मोलर मास से। तो वॉल्यूम के टर्म में क्या यूज करोगे, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। चलिए अब हम ट्रिक के ऊपर आगे आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में या तो क्या देके रखेगा बेटा, वेट या मास देके रखेगा, या आपको क्या देके रखेगा बेटा, वॉल्यूम देके रखेगा। क्या देके रखेगा, वॉल्यूम। इन एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो आप क्या करोगे बेटा, जो वेट दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, दोनों के लिए क्या करोगे, अगर आपके पास मास दिया है तो उसको डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास से। किससे डिवाइड करोगे बेटा, मोलर मास से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गिवन मास देके रखेगा तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपको वॉल्यूम दे रखा होगा तो भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन इस बार किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल। देखो कितना आसान था, इतना कठिन बना रखा था कि पता नहीं क्या है। कुछ नहीं करना, दो ही तरीके क्वेश्चन पुट दे, या तो मास देके रखेगा या क्या देके रखेगा, वॉल्यूम। दोनों में से जो भी देके रखे, चाहे मास देके रखे चाहे वॉल्यूम देके रखे, आपको क्या करना है, अगर मास देके रखेगा तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, और वॉल्यूम देके रखेगा तो क्या करना है आपको 22.4 से क्या करना है, डिवाइड करना, और कुछ नहीं करना। जैसे आप ये चीज करोगे आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मोल। अभी तो कहानी मोल तक पहुंची है, अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने। तो क्या करना होता है बेटा, मोल में अगर मैं एवोगैड्रो नंबर या Na या 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखो कितना आसान होता जा रहा है, इतना कठिन बना रखा था, कितना आसान है कि अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हो और मुझे वेट दे रखा होगा तो मुझे क्या करूंगा, सबसे पहले मोल निकालूंगा और उसके बाद क्या निकालूंगा, मैं मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मुझे निकालने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे ये निकालना है तो जो मॉलिक्यूल्स आए थे उनके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि आखिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। कहने का मतलब बड़ा आसान सा था। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको मॉलिक्यूल से क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो आप कुछ मत करो, जो मॉलिक्यूल्स आए उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा, उतने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अभी भी कुछ रह गया, क्या रह गया बेटा, तो वो रह गया, आपको समझ में आएगा, एटम्स निकालना। क्या निकालना, एटम्स। अगर आपको एटम्स कैलकुलेट करना है तो कुछ मत करो, क्या करो, एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एटमिसिटी। क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटमिसिटी। जैसे कि H2 को बनाने के लिए कितने एटम्स की जरूरत होती है, 2, तो H2 की एटमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। NH3 को बनाने के लिए कितने एटम्स चाहिए, 4, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, तो उसकी एटमिसिटी कितनी होगी, 4। तो H2O के लिए कितनी हो जाएगी, 3 एटमिसिटी। सेम उसी प्रकार से मैंने क्या कहा, अगर मॉलिक्यूल, अगर मुझे एटम्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। कितना आसान हो गया, कठिन हमने बना रखा था, अब देखो कितना आसान है। अब यहां पर डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसी डायग्राम को, इसको डायग्रामेटिकली व्यू को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो इसी के अंदर से मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से, लेकिन एक बार इसको दिमाग में बिठा लोगे कि किस तरीके से कैसे जाया जाता है तो सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बायोकेमिस्ट्री का बेसिक है एकदम सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट। तो इसको बेसिकली बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बिठा लो। हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं सबके अंदर ट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन पहले सारे लेक्चर्स को स्टडी करते हैं, अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, और लास्ट में ट्रिक लेके आते हैं, ताकि आपका दिमाग ट्रिक की तरफ ना दौड़कर कंसेप्ट की तरफ जाए, और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तो ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। अब समझो, तो बेटा अगर बाई चांस मान के चलो कि मुझे मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास, और मुझे पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मास से बेटा क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। मोल से कहां जाओगे, मॉलिक्यूल्स पे जाओगे, और मॉलिक्यूल्स के बाद आप कहां जाओगे, एटम्स के पास जाओगे। समझ लो, अगर आप वैसे देखोगे तो इतना कठिन लगेगा आपको कि पता नहीं कैसे जाओगे, लेकिन अगर एक बार ये डायग्राम आपके दिमाग में आ गया तो आपके लिए 2 सेकंड का काम है। अच्छा भाई मास बोला था, एटम निकालना, मास से पहले मोल पे जाऊंगा, मोल से मॉलिक्यूल पे जाऊंगा, एटम पे चला जाऊंगा। समझ में आया। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इतने ग्राम मास दे रखा है, बताओ इसके अंदर कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मास दे रखा है, पहले मोल पे आऊंगा, फिर मॉलिक्यूल्स पे जाऊंगा, और मॉलिक्यूल्स के बाद कहां चला जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास चला जाऊंगा। अगर ये डायग्रामेटिकली व्यू अगर आपके पास दिमाग में अच्छे से छप गया तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होता है। अब आप इसको दिमाग पे समझो कि थोड़े से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो बेसिकली उसमें होता कुछ नहीं है, इसको आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतने अच्छे तरीके से आएगा। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा। थोड़ा क्या होता है, देखो अभी हम ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऐसे, इसी कंडीशन को हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, यानी कि इधर भी आ सकते हैं। अगर आपके पास ये पता है तो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है तो निकाल सकते हो। तो क्या ये दे दे और ये नहीं पूछ सकता, तब भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या है, अगर मैं इधर से इधर जैसे जा रहा हूं, यही कंडीशन रखनी है, जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये कंपटीशन वालों के लिए जो ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं, जो हर प्रकार के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, कोई थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है, कोई थोड़ा सा कम तेज होता है, तो सभी के लिए है। तो बेटा ये यहां से यहां जाते हो तो यही चीज रखनी है, लेकिन जब आपको ये देके रखे और ये पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसको बैक हो जाओगे। जैसे कि यहां पर हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहां से यहां गए थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब जब यहां से यहां आओगे तो क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे। यहां से यहां जब आए थे तो डिवाइड किया था, लेकिन अब यहां से यहां जाओगे तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन, इसमें हजारों क्वेश्चंस बनाने की संभावना है। तो आपको अगर यहां जाना होगा तो सेम रखो, और यहां से अगर यहां आना होगा तो आप क्या करोगे बेटा, आप जो साइंस दे रखे हैं उनको क्या करना है, अपोजिट कर देना। क्या कर देना, अपोजिट। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन के जरिए अपना ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और बहुत आसान है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ। सिर्फ एक क्वेश्चन, बाकी का आपके लिए सब कुछ होमवर्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक कोई चीज है, मैंने कहा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया ये। अब मुझसे कहा भाई इसकी जन्म कुंडली बताओ। जन्म कुंडली क्या होती है
कि इसके अंदर कितने मोल होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। यही क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मेरे से कहा कि भाई ये क्वेश्चन है, इसकी पूरी जन्म कुंडली बताओ। तो मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, मोल से। तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मोल निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास गिवन मास ऑलरेडी गिवन है 34। और जरा चार्ट पे जाओ, प्रीवियस जाओ, बैक करो, देखो जरा कि क्या किया था मैंने, कि यहां से अगर मुझे यहां आना है तो किससे डिवाइड करूंगा, उसके मोलर मास से। तो मैं यहां गया और मैंने देखा इसका मोलर मास कितना होता है, बेटा कैलकुलेट करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं, 17 ग्राम होता है। तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो मैंने पाया भाई कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया। कितना मोल आ गया, इसलिए कैलकुलेट हो गया। अब मोल के बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करता हूं, मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं। फिर से बैठ गया, मैं मोल तक पहुंच गया। अब मुझे मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बस कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो मोल आया था उसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अगर आप कैलकुलेटिव इंसान हो तो इसको प्लीज कन्वर्ट कर लीजिए 6.02 इंटू 10⁻23 में, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं हूं, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 2Na लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स के बाद हम एटम्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एटम्स की बात करते हैं। तो एटम्स निकालने के लिए क्या था, बहुत आसान था। जो भी मॉलिक्यूल्स है, क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, बेटा देखो, जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एटम से, एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स। तो मैं आगे गया, भाई मॉलिक्यूल्स कितने थे मेरे पास, ऑलरेडी निकाल चुका हूं 2Na। और इसकी एटमिसिटी कितनी होगी, मैंने क्या लिया, NH3। तो मैं पहले ही बता चुका हूं ऑलरेडी, NH3 की जो एटमिसिटी होगी वो कितनी होगी, 4। 3 हाइड्रोजन के एटम है और एक नाइट्रोजन का है। तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 8Na। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं करना, चार्ट दिमाग में जो जो दे रहा है कैलकुलेट करते चले, सब निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत आसान। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए क्या क्या रह गया, मैंने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेज में आगे ले लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। तो जो मॉलिक्यूल, मैं क्या करना होगा, मुझे मॉलिक्यूल्स की मल्टीप्लाई करनी होगी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मॉलिक्यूल्स पे जाना होगा और उसके अंदर देखना होगा कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। तो बेटा नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोचो कहां से आ रहा है, कुछ मेहनत खुद से भी करनी होती है। बेटा जाओ, आपके सभी के पास एनसीईआरटी होंगी, एनसीईआरटी के अंदर जाना है, 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक सबके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब गिवन होता है। उसको अच्छे से जाके एक बार ध्यान से अच्छे 2, 4, 5, 10 बार उसको याद कर लो। बेटा बायोकेमिस्ट्री का सच बताऊं, सच मायने में वो बेसिक है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री का सी भी समझ में नहीं आएगा, वैसे बी, लेकिन बी सी दोनों में से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, NH3 की बात करूं तो इसके अंदर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एटम कितने बेटा, 3 एटम है। तो जाहिर सी बात है 7 3 1 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल कितने होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 7 होते हैं। और हाइड्रोजन के पास एक एटम के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और एटम कितने इसके, 3। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन हो गए। कितने प्रोटॉन हो गए, 10। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो नाइट्रोजन के अंदर 7 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। यानी कि देखो ये न्यूट्रल एलिमेंट है, नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी क्या है, 7 होते हैं। तो बेटा लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कितने हो गए, 7 न्यूट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 7 न्यूट्रॉन। सब कुछ क्लियर हो गया। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन मैं निकाल चुका हूं। यही मेरा काम था इन एक्चुअल में, और जो मैं कर चुका हूं। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करनी है मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकल के आ जाएगा। जैसे देखता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे को निकालने होंगे, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितने थे, ऑलरेडी मेरे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास 2Na। कितना था, 2Na। तो मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2Na। और मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही लिए कितने, 10। तो 10 2 जा 20Na मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेम अगर मुझे टोटल प्रोटॉन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल्स वही है, प्रोटॉन कितने थे, इसमें भी 10 थे, तो 20Na मेरे पास क्या आ गए, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, तो 2Na मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन मेरे पास इस बार न्यूट्रॉन कितने थे, 8। कितने थे, 8। तो 8 2 जा 16Na। इस प्रकार से आप जो भी कंपाउंड आपको दे रखा होगा उसके अंदर जितनी भी उसकी हिस्ट्री होती है, कहने का मतलब जो भी जन्म कुंडली होती है, वो सब बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस वो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं चाहे इधर से इधर भी जा सकता हूँ और इधर से इधर भी जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको क्लियर करने के लिए आपके लिए होमवर्क है, घर पे जाओ आराम से
ये जो है इसका इस्तेमाल करो, बढ़िया से प्यार से। ट्रिक बता दी, ट्रिक बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। अगर एक बार ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई तो क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता आपको। कुछ क्वेश्चन से जाके आप कर सकते हो। 55.5 ग्राम ऑफ NaCl, सब पूरी जन्म कुंडली निकालनी, कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या निकालना है सर, पूरी जन्म कुंडली मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब निकालना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। 22.4 लीटर ऑफ H2, 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को करिए, बढ़िया से होमवर्क करिए अपने लिए और अच्छे तरीके से करिए। और आशा करता हूँ ट्रिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसा ही है, तो कहने का मतलब है कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से। अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए, पहले कंसेप्ट को ही समझना बेटा, उसके बाद ही ट्रिक देखना। ट्रिक पहले देख लोगे तो कंसेप्ट बिगड़ जाएगा और आप कंसेप्ट तक नहीं पहुँचोगे। मेरा जो मेजर कंसर्न रहता है वो ये रहता है, पहले कंसेप्ट समझिए। आप जब कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा उसके बाद ट्रिक उठा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के समय में ट्रिक याद ही नहीं रहती है। तो पहले कंसेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करो, जब आप कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए तो आराम से ट्रिक यूज करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो और भी लोगों तक शेयर कर सकते हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।